द्वापर युग से दुनिया को कलम की ताकत से भगवान राम का संदेश देने वाले शिक्षा के ज्ञानी लेखों के लेख लिखने वाले रामायण रचयिता भगवान महर्षि वाल्मीकि के चरणों में नतमस्तक प्रणाम। आवाज दो। हमारे तथा कथित बहुजन समाज के नेताओं ने इस दलित समाज के नेताओं को यह कहना शुरू कर दिया कि हमारा समाज पढ़ता नहीं है। कह रहे हैं कि दलित कमजोर हो जाएगा, आरक्षण बंटने से दलित बंट जाएगा। अरे आप मुझे एक चीज बताइए, दलित कहां बंट रहा है? दलित बंट रहा है क्या? पंजाब के अंदर आरक्षण में वर्गीकरण 1975 से लागू था, वहां तो दलित नहीं बटा। आरक्षण में वर्गीकरण जिन जिन राज्यों में लागू हुआ वो राज्य मजबूत हुए। लोकप्रिय नेता जो लोकसभा में ये कह रहे थे और बाहर मंचों पर कह रहे थे जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होने से बंटवारा होगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना के आधार पर दलितों को अगर एक रोटी में से 4 टुकड़े करके बांट दिए तो कौन सा नुकसान हो गया? द्वापर युग से दुनिया को कलम की ताकत से भगवान राम का संदेश देने वाले शिक्षा के ज्ञानी लेखों के लेख लिखने वाले रामायण रचयिता भगवान महर्षि वाल्मीकि के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करके अपनी बात को शुरुआत कर रहा हूं। यार आप लोग वाल्मीकि समाज से हैं, थोड़ा तालियां तो बजा दो। धानुक समाज से आए हुए हमारे नौजवान साथीगण, उनके नेतागण, खटीक समाज से आए हुए हमारे नेतागण, धोबी समाज से आए हुए हमारे नेतागण, डूमर समाज से आए हुए हमारे नेतागण, सपेरा समाज से आए हुए हमारे नेतागण और घुमंतु समाज से आए हुए हमारे नेतागण, जिन्होंने अभी आरक्षण के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल फाउंडेशन के अंदर वहां पर कई हजार लोगों का एक आंदोलन किया। और डूम समाज से आए हुए हमारे नेतागण, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों स्वागत बहुत हो गया है, थोड़ा चहलकदमी बंद कर दें। अब मैं विषय पर आता हूं। आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के जहां पर हम लोग आए हैं, एक बार अपने हाथ खोल करके अपनी एक बार आवाज उठा लें। जय भीम! आवाज दो, आवाज दो। साथियों धन्यवाद आपका। आरक्षण है क्या? आरक्षण के बारे में लोगों ने यह भ्रम पैदा कर दिया है कि जो ज्यादा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा वो ही आगे बढ़ेगा। ये आरक्षण का वर्गीकरण आते के साथ 1 अगस्त के आने के बाद हमारे तथा कथित बहुजन समाज के नेताओं ने इस दलित समाज के नेताओं को यह कहना शुरू कर दिया कि हमारा समाज पढ़ता नहीं है, हमारा समाज पढ़ता नहीं है। अब जो आरक्षण का पैरामीटर है, आरक्षण का पैरामीटर कहता है कि आरक्षण का पैरामीटर कहता है जो समाज में अनटचेबल समझा जाए, जिसको समाज में अछूत समझा जाए, जिसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कमजोर हो, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो, जो शिक्षा में, जो शैक्षणिक आधार पर जो बहुत ही कमजोर हो पढ़ने में, उस समाज का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई। जैसे एक रोटी में से 4 बेटों को टुकड़े बांट करके 4 बेटों को आधे आधे कर करके 4 बेटों को दे दी गई, जिसमें जाटव समाज, वाल्मीकि समाज, धानुक समाज, धोबी समाज, खटीक समाज। तो भाई झगड़ा किस बात का है? आप लोग बताइए ना। ये कह रहे हैं कि दलित कमजोर हो जाएगा, आरक्षण बंटने से दलित बंट जाएगा। अरे आप मुझे एक चीज बताइए, दलित कहां बंट रहा है? दलित बंट रहा है क्या? पंजाब के अंदर आरक्षण में वर्गीकरण 1975 से लागू था, वहां तो दलित नहीं बटा।
वहां तो दलित मजबूत है। हरियाणा में 1994 में लागू हुआ, 2005 तक रहा। हरियाणा के लोग डीएसपी बने, डीसी बने, नायब तहसीलदार बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वहां तो नहीं पता। आंध्र प्रदेश के अंदर दलित में वर्गीकरण था, एबीसीडी कैटेगराइजेशन था, वहां तो कमजोर नहीं हुए। तमिलनाडु में था, वहां पर कमजोर नहीं हुए। जब से आरक्षण में वर्गीकरण जिन जिन राज्यों में लागू हुआ, वो राज्य मजबूत हुए और वहां पर पिछड़े और दलितों की सहमति से सरकार खड़ी हुई है। अब आर्टिकल लोग ये कह रहे हैं कि ये संविधान विरोधी है। अब मैं लोगों को ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान विरोधी कहां से है भाई? आजकल पार्लियामेंट में भी संविधान को दिखाया जा रहा है। ये देखो साथियों, मैं भी अपने साथ संविधान लेकर आया हूं। मैं भी अपने साथ संविधान लेकर आया हूं। हमारे लोकप्रिय नेता जो लोकसभा में ये कह रहे थे और बाहर मंचों पर कह रहे थे, जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होने से बंटवारा होगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना के आधार पर दलितों को अगर एक रोटी में से 4 टुकड़े करके बांट दिए तो कौन सा नुकसान हो गया? दलित तो मजबूत हुआ या बिगड़ा या कमजोर हुआ? आप लोग बताइए साथियों, हाथ उठा के बताइए, क्या कमजोर हुआ है? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? मजबूत होगा। एक ना एक दिन बाप दादा की प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी का बंटवारा जरूर होता है। वो भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने इस संपत्ति का, इस नौकरियों का बंटवारा किया है। अब ये कहते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 16(4)(a), 16(4)(b) का उल्लंघन किया है। मैं सब लोगों के सामने वही आर्टिकल को दोहराना चाह रहा हूं। जो लोग हमारे सीधे साधे वाल्मीकि भानुक धोबी समाज के लोगों को, पढ़े लिखे लोग, एडवोकेट लोग, जो ये कह रहे हैं कि संविधान विरोधी है ये। अब आर्टिकल 14 में कहा गया है, राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों से समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी किसी भी राज्य में, केंद्र में, भारत की नौकरी में, संपत्ति में उसको उसके हक से वंचित नहीं करेगा। एवं 16(4) के तहत राज्य के अधीन नौकरियों में भर्ती के साथ साथ प्रमोशन में वर्गीकरण फार्मूला लागू हो। तालियां तो बजा दो भाई। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक ये कहते हैं, हम लोग पढ़ते नहीं है। अरे भैया, पहली शिक्षा से लेकर IIT तक, IIM तक, MBBS तक आरक्षण लागू तो करो। 10 साल में हम आपको बता देंगे हम कितने काबिल हैं। 10 साल में साथियों, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, टेक्निकल मैनेजमेंट, डॉक्टरी शिक्षा में आरक्षण में वर्गीकरण लागू किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत SC/ST को शिक्षा एवं अर्थ संबंधी सहायता मिलने की में वर्गीकरण लागू किया जाए। सभी मंत्रालय विभागों में अलग से सेक्शन बना करके संपर्क अधिकारी बनाया जाए, जिससे कि वर्गीकरण लागू करने में कोई अनियमितता ना हो। नंबर 4, सभी मंत्रालय विभागों में। नंबर 5, राजनीतिक आरक्षण में भी वर्गीकरण लागू किया जाए। राजनीतिक वर्गीकरण विधानसभा चाहिए कि नहीं चाहिए? विधानसभा में चाहिए कि नहीं चाहिए? लोकसभा में चाहिए कि नहीं चाहिए? विधानसभा में चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे हमें राजनीतिक वर्गीकरण यही तो चाहिए। अरे हमारे लोग नौकरियों में आएंगे तो जेब मजबूत होगी, ये कहते हैं। अरे राजनीतिक मजबूरी ये इन लोगों को इतना मजबूर कर रही है कि हमारा विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आरक्षण राजनीति में क्यों मांग रहे हो भाई? क्यों ना मांगे? तुम्हारे 15-15 लोग मिनिस्टर हैं, 100-100 सांसद हैं। जैसे ही निर्णय आया आप इकट्ठे होकर के PM मोदी के पास जाकर के अपना ज्ञापन दे रहे हो हमारे विरोध में। क्यों दे रहे हो भाई? क्या क्रिमिनल लॉ लागू नहीं होना चाहिए? अरे मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं मास्टर वैज्ञानिक हूँ, मैं SC/ST का लीडर हूँ, मेरे बेटा BTech MBA है। मेरे बच्चों में और एक मेरे भाई के बच्चों में जो नाली साफ करता है, जो सीवर साफ करता है, क्या उसका मेरे बच्चों की बराबरी हो पाएगी?
नहीं हो पाएगी ना। तो मैं सबसे पहले छोड़ने के लिए तैयार हूं ड्यू टू द एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। क्या आप तैयार हैं? आप लोग बताइए, 9-10 लोग पूरे देश में आईएएस हैं, उनके चक्कर में हम वो क्रीमी लेयर को बंद करने की हमसे बात कर रहे हैं कि यार वर्गीकरण में क्रीमी लेयर की बात मत ना करो। क्यों ना करें भाई, क्यों ना करें? अरे इनके जातियों से पूछो, क्या मोची को इसका न्याय मिला है तो जूता काटने वाला है? बताओ मुझे, क्या मोची का बच्चा डीएम के बच्चे की बराबरी कर पाएगा? ये कह रहे हैं जातिगत आधार पर होना चाहिए। जातिगत आधार पर देखिए, हमारी जाति तो आप में भी अनटचेबल है। आप तो आप शेड्यूल कास्ट में भी हायर कास्ट के हो गए, हमें नीचा बताने लग गए जो कल तक हमारे साथ नीचे बैठे थे। बताइए, जो कल तक नीचे बैठे थे वो हमको नीचा बताने लगे। अरे आप तो ब्राह्मण के भी सुपर ब्राह्मण हो गए। ये वर्गीकरण क्या लागू हुआ? आपने तो हमें हमारा स्तर इतना गिरा दिया कि जितना तो दूसरे लोगों ने नहीं गिराया, जितना आपने गिरा दिया। दूसरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों में हमारी भागीदारी तय की जाए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में हमारे भागीदारी तय की जाए। आपसे विनम्र निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री और इस देश की संवैधानिक खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है, हम उनका दिल से एक बार हाथ जोड़ करके माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 खंडपीठों के लिए हम हाथ जोड़ करके एक बार सब लोग अपना हाथ जोड़ करके धन्यवाद कहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद बोलता भी होगा जो इस सरकार में रह करके ये लागू करेंगे तो ये पूरा डिप्राइव क्लास आपको समर्थन देगा। माननीय साथियों, मेरी बात आप लोगों के सामने रख गई है, फेसबुक से आपने लाइव किया है। मैं अपने साथी अशोक अज्ञानी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में विशेष भूमिका निभाई है, और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी भी है। मैं ईश्वर से, प्रकृति से, पंच तत्वों से ये आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि हे प्रकृति, तूने इस समय पर जो गुलाबी मौसम बनाया है, ये हर आदमी की, इस डिप्राइव क्लास के लोगों की जिंदगी में भी ऐसा मौसम सुहाना बना दे तो शायद कुछ बात बन जाए। अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उभरते हुए स्वरों को दो आवाज, तो ये चमन महक जाएगा। उभरते हुए स्वरों को दो आवाज तो चमन महक जाएगा। अरे बेमौसम दी आवाज तो सावन भी आने से भटक जाएगा। अरे दलित वंचित समाज के लोगों, एक हो जाओ तो फिर वर्गीकरण को भी रोकने से कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, जय वंचित समाज।